भाई इंडिया में जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना तो एक नाम सबके दिमाग में आता है। एक ऐसी कंपनी जो हमारे किचन से लेकर एरोप्लेन्स तक पहुंच चुकी है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं टाटा की। ये एक ऐसी लेगेसी है जो ब्रिटिश राज के टाइम से भारत में शुरू हुई। सोशलिस्ट इंडिया के प्रेशर्स इसने झेले और आज ये एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुकी है। आज टाटा मोटर्स से लेकर टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा क्लिक, ताज होटल्स, एयर इंडिया, जैगवार लैंड रोवर हर जगह अपना सिक्का जमा चुकी है। लेकिन टाटा की ये कहानी कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है। ये 200 साल की प्लानिंग और 3 जनरेशन के विजन की कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू धंधा डेली। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे टाटा की 200 साल की इस लेगेसी को, जानेंगे कि कैसे ये $150 बिलियन का एम्पायर खड़ा हुआ, कैसे एक एक्सपोर्टर के बेटे ने ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में अपने खुद के बिजनेस का सपना देखा, कैसे रतन टाटा ने डूबती हुई ब्रिटिश कंपनीज को खरीद कर इंडियन बना दिया। और हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आइकॉनिक कार की जो 90s में आई थी, मार्केट में उसने आग लगा दी थी और अब वो वापस आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई टाटा की कहानी शुरू होती है 1850s में, जब भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और प्रॉफिट सारा का सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। जो उस समय लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे उनके लिए कोई भी ज्यादा रास्ते खुले हुए नहीं थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है जमशेदजी टाटा की। ये एक एक्सपोर्टर के बेटे थे। 1858 में ये ग्रेजुएट हुए। एग्जैक्टली ये वही टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिफॉर्म्स ने इंडियन बिजनेसमैन के लिए, लोकल बिजनेसमैन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ रास्ते खोले थे। अब अपने फादर के बिजनेस के ग्रो होने के साथ साथ 1859 में जमशेदजी हांगकांग जाते हैं ताकि वहां पर अपनी सब्सिडरी बना सके। और हांगकांग में ब्रिटिश कॉमर्स का मैसिव स्केल देखकर इनको एक बात क्लियर हो गई थी कि जो टाटा का एक्सपोर्ट बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रह सकता, उसमें ग्लोबल पोटेंशियल है। अब अगले एक डेकेड के लिए जमशेदजी हांगकांग, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में घूमते रहे। वहां पर अपने लिए सब्सिडरी बनाई, अपने फैमिली बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड किया और फाइनली 1868 में उन्होंने खुद की एक्सपोर्टिंग कंपनी शुरू करी और वहां से जो पैसा आया उससे अपने टेक्सटाइल मिल्स खड़े किए। अब इस तरह से उन्होंने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल डेवलप कर लिया जहां पर प्रोडक्शन भी उनका था और एक्सपोर्टर भी वही थे। भाई शुरू से ही जमशेदजी टाटा की एक फिलॉसफी एकदम क्लियर थी, दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन्हें इंडिया में लाना। अपनी टेक्सटाइल मिल्स में उन्होंने उस समय ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जो उस समय इंडिया के लिए काफी ज्यादा अनसुनी थी, जैसे कि जो मजदूर थे उन लोगों के लिए सिकनेस बेनिफिट, पेंशन स्कीम्स, जहां पर बाकी लोग मजदूरों को सिर्फ काम का जरिया समझते थे, जमशेदजी उन्हें अपने बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते थे। लेकिन ये बंदा सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स तक रुकने वाला इंसान नहीं था। यूरोप में हो रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखकर इन्हें एक बात क्लियर हो गई थी कि इंडिया को भी ऐसा ही इंडस्ट्रियल पावर बनना जरूरी है। इसीलिए 1901 में उन्होंने अपना खुद का स्टील प्रोडक्शन प्लांट डाला। ये जर्मनी में वर्क कर रहे, जर्मनी में देखे गए एडवांस स्टील प्रोडक्शन प्लांट से इंस्पायर्ड था। 1903 में नायग्रा वाटरफॉल्स पर पावर प्लांट देखकर उन्हें एक चीज और क्लियर हो गई थी कि बिजली ही नेक्स्ट फ्यूचर है। तो उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। भाई जमशेदजी टाटा को टूरिज्म की पावर भी अच्छे से समझ में आ चुकी थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि होटल सिर्फ स्टे के लिए नहीं होते बल्कि एक कंट्री की, एक नेशन की इमेज बिल्ड करते हैं। तो इसी सोच के साथ उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल से अपने होटल चेन की शुरुआत करी। भाई ये बंदा एक ऐसा बिजनेसमैन था जो बिजनेस में सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं बल्कि लोगों का डेवलपमेंट, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की सोच के साथ काम करता था। अब उन्हें पता था कि एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए जितनी इंडस्ट्री है। तो इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के लिए लैंड और बिल्डिंग्स डोनेट करी ताकि भारत को भी वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिल सके। लेकिन अफसोस, जमशेदजी अपने ज्यादातर सपनों को पूरा होते हुए देख नहीं पाए। 1904 में एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टाटा ग्रुप, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टाटा कंपनी उनके 2 बेटों के हाथ में चली जाती है। अब उनके दोनों बेटों ने मिलकर सारी ओनरशिप को एक सिंगल होल्डिंग कंपनी के अंडर कंसोलिडेट किया। ये कंपनी आगे चलकर उन्हीं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ओन की गई जो उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बनाई थी। भाई जमशेदजी के दोनों बेटों ने अपने फादर के सारे सपनों को पूरा किया। उन्हीं की लीडरशिप में 1907 में भारत का पहला स्टील प्लांट, 1912 में पहला सीमेंट प्लांट और 1919 में पहली बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी की नींव रखी गई। अब 1938 तक जब लीडरशिप नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर होने वाली थी तब तक टाटा सन्स के अंडर 14 अलग अलग कंपनीज आ गई थी। लेकिन इस बार ये जो लीडरशिप थी जमशेदजी के किसी ग्रैंडसन को नहीं बल्कि एक डिस्टेंट कजन को गई। भाई अब एंट्री होती है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा की, जिन्हें हम जेआरडी टाटा के नाम से जानते हैं। अब इनका बैकग्राउंड थोड़ा अलग था। ये 1925 से टाटा ग्रुप का हिस्सा थे। भाई ये फ्रांस में पले बड़े
और फ्लाइंग का इन्हें एक अलग ही जुनून था। 1929 में इन्हें इंडिया का पहला पायलट लाइसेंस मिला और 1932 में इन्होंने टाटा एयर सर्विस शुरू करी। ये वही एयरलाइन है जो बाद में चलकर एयर इंडिया बनी। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1953 में गवर्नमेंट ने सोशलिज्म के नाम पर जेआरडी टाटा की सारी मेहनत पर पानी फेरा और इस एयरलाइन को नेशनलाइज कर दिया। 1945 में इस बंदे ने टाटा मोटर्स की शुरुआत करी। पहले ये मेनली लोकोमोटिव्स बनाते थे, लेकिन 1954 में जर्मन जायंट डेमलर बेंज के साथ पार्टनरशिप करके ये कमर्शियल व्हीकल्स में उतरे और आज भाई टाटा के ट्रक्स रोड के किंग है और इसका सारा क्रेडिट जेआरडी टाटा को जाता है। 1969 में इंडियन गवर्नमेंट मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाई। ये एक्ट बेसिकली टाटा और बिरला जैसी कंपनीज पर, बड़ी कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ही लाया गया था। अब भाई जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को 14 से 95 कंपनीज तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ये इंडिविजुअल कंपनीज बनाई, ग्रुप को एक्सपेंड करा, इंडिविजुअल कंपनीज में उनकी ओनरशिप कम होती गई और धीरे धीरे उनका कंट्रोल कम हो गया टाटा ग्रुप से। अब 1991 में जेआरडी टाटा ने रिटायरमेंट लिया और रतन टाटा चेयरमैन बने। उसी साल एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबल कंपनीज इंडिया में एंट्री ले रही थी और टाटा ग्रुप उस समय बहुत बिखरा हुआ था। अब रतन टाटा को टाटा सब्सिडरीज की ओनरशिप वापस लेनी थी और ये काम सस्ता नहीं होने वाला था। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। टाटा सन्स के 20% शेयर्स उन्होंने बेचे और उससे जो पैसा आया उससे टाटा की सब्सिडरीज, खास करके टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय किए। अब इसके बाद उन्होंने लगभग 100 अलग अलग सब्सिडरीज को रिकॉग्नाइज करके 7 मेन सेक्टर, 7 बड़े सेक्टर्स में डिवाइड किया। इससे एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल बना जिससे रतन टाटा पूरे टाटा ग्रुप के ऊपर एक इफेक्टिव कंट्रोल ला पाए। इसके बाद आता है असली मास्टर स्ट्रोक। 1990s तक आते आते लगभग हर टाटा कंपनी फॉरेन कंपटीशन के सामने ग्राउंड लूज कर चुकी थी। यहां पर रतन टाटा ने बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी खेली। उन्होंने रिवर्स स्ट्रेटजी खेली, जहां पर कंपटीशन से कंपीट करने की बजाय उन्होंने कंपटीशन को खरीदना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई ईयर 2000 में जब टाटा टी ने ब्रिटेन की टेटले कंपनी को एक्वायर किया। अब अगले एक डेकेड में रतन टाटा ने लगभग टाटा की हर सब्सिडरी के लिए हंड्रेड्स ऑफ एक्विजिशंस किए। इनमें सबसे नोटेबल डील थी 2007 में यूरोपियन स्टील जायंट कोरस को $12 बिलियन में खरीदा और 2008 में जैगवार लैंड रोवर को $2 बिलियन में खरीद लिया। ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन टाटा ग्रुप के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहे। आज टाटा ग्रुप का मेजर रेवेन्यू वो इन्हीं एक्सपेंशन से आता है। अब शुरुआत में मैं जिस कार की बात कर रहा था वो कार है टाटा सियरा। टाटा सियरा को अब टाटा वापस लेकर आ रहा है और इस बार ये सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि ये एक ट्रू एक्सपीरियंस, एक ट्रू इमोशन है। 1991 में जब ये लॉन्च हुई थी ना, ये इंडिया की पहली ट्रू ब्लू एसयूवी थी। अपने टाइम से ये 20 साल आगे थी और जब लोग एम्बेसडर और पद्मिनी चला रहे थे उनको इसने दिखाया कि भाई रियल एसयूवी क्या होती है। हालांकि ये उतनी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि इंडिया उस समय इतना महंगा डीजल इंजन अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन इस कार ने टाटा की इमेज को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। अब अगर प्रेजेंट टाइम में जंप करें तो पिछले 5 सालों में टाटा ने नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी, इनसे एसयूवी मार्केट को डोमिनेट किया है और अब द ऑल न्यू टाटा सियरा वापस आ रही है। ये नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। नई सियरा का लुक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। वो आइकॉनिक सिल्हूटे आज भी है लेकिन स्मूथ और टॉट सरफेस के साथ। इसे रेड डॉट डिजाइन अवार्ड मिला है जो बताता है कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू है। अपराइट स्टांस, फ्लोटिंग रूफ और क्लीन बेल्ट लाइन ये रोड पर किसी लग्जरी रेंज रोवर से कम नहीं लगती है। अब अगर इंटीरियर्स की बात की जाए तो इसमें बैठते ही इसका मिनिमलिज्म फील होता है। डैशबोर्ड पर फालतू का खर्चा नहीं है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है। एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए है, एक इंफोटेनमेंट के लिए है और एक डेडिकेटेड पैसेंजर के लिए। अब अगर बात करें इंजन और परफॉर्मेंस की तो इसमें 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर हाइपेरियन टर्बो पेट्रोल 160 PS। ये इंजन इतना स्मूथ है कि सिटी ड्राइव में आपको इस कार को चलाकर मजा आ जाएगा। इसकी पावर डिलीवरी एकदम लीनियर है। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल विद 115 PS। ये हाईवेज और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए एकदम परफेक्ट है। भाई टाटा ने इसे 11.49 लाख से 21.29 लाख के प्राइस ब्रैकेट में रखा है, जिसका सीधा कंपटीशन है हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से। तो दोस्तों ये थी टाटा ग्रुप की लेगेसी, टाटा ग्रुप की इतने सालों की बिजनेस स्टोरी। इसमें हमें देखने को मिला कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्पस के लिए किया जाता है। एक बिजनेस एक देश की नींव को कितना मजबूत बना सकता है। जमशेद जी ने इसकी नींव रखी, जेआरडी टाटा ने उड़ना सिखाया और रतन टाटा ने इसे ग्लोबल बनाया। आज एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप में ये डिजिटल और ग्रीन पावर
नंबर में लीड कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या इमोशनली, एथिकली भारत के लिए इससे बड़ी, इससे वैल्यूएबल कंपनी कोई और हो सकती है? इस पूरी जर्नी में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट टाटा की हिस्ट्री में कौन सा था? और क्या टाटा सिएरा, ये जो कार वापस आ रही है, ये डोमिनेट कर पाएगी मार्केट को, लोगों को पसंद आएगी या नहीं? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करो। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपको भी इंटरेस्ट है बिजनेस और स्टार्टअप्स की बातों में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।